बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर का मौसम बहुत अच्छा है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है और आज जी 31 मई है। जून के महीने में तो अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि अच्छा मौसम है, हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबर हमारे पास क्या है जी? पहली, बल्दिया उज़्मा लाहौर का खजाना खाली, माली मुश्किलात का सामना। ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियों के कयाम के लिए फंड्स की मद में 2 अरब रुपए का बजट दरकार। अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, खाम माल महंगा होने पर सप्लाई रुक गई। एलडीए की सुस्ती, नई पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा 3 साल बाद भी नामुकम्मल। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं और अब हम आएंगे आज की खबरों की डिटेल्स की तरफ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस और दुरे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलेंगे और पहली खबर हमारे पास है जी, बल्दिया उज़्मा लाहौर का खजाना खाली है। सवाल ये पैदा होता है, खजाना भरा कब हुआ था? मुझे तो वो दिन कभी इमरान भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं, कभी ख़जाने में पैसे भी थे? देखिए ना, बल्दिया उज़्मा के हवाले से बात करें तो ये पंजाब हुकूमत का सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा जो है वो माना जाता है। हालांकि एलडीए जो है उसको भी एक मजबूत तरीन डिपार्टमेंट जो है वो तस्वुर किया जाता है, लेकिन हकीकत में बल्दिया उज़्मा के हवाले से बात करें, क्योंकि शहर की तमाम तर जिम्मेदारियां जो हैं वो इस पर होती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि वज़ीर आला जो है वो हमेशा सूबे का निगरान होता है, तो बल्दिया उज़्मा के हवाले से बात करें, किसी भी शहर की निगरान जो है वो वहाँ की बल्दिया उज़्मा होती है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा है। और रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से बात करें तो ये रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से भी सबसे मजबूत तरीन इदारा जो है वो तस्वुर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ज़ैली डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इसको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। अथॉरिटीज़ की शक्ल में होते हैं, कंपनीज़ की शक्ल में होते हैं। छोटी सी मिसाल देता हूँ, जिसमें आपकी लाहौर पार्किंग कंपनी देख लें वो भी किसके अंडर आएगी? वो भी इसके अंडर आती है। हालांकि लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो इसको इनके लॉज में है, एसओपीज़ हैं कि उसने एनुअली रेवेन्यू जनरेट करके ना इनको देना है। असल मसला पता क्या है? जो यहाँ पर अफसरान हैं या इनके नीचे जो दीगर छोटे छोटे अमला है, वो नेक नीति से काम नहीं करते। जिस तरह मैंने पहले बताया कि छोटी सी मिसाल अगर हम सिर्फ लाहौर पार्किंग कंपनी की ले लें तो हर कोई जानता है कि पूरे शहर में ओवर चार्जिंग होती है, जाली पर्चियाँ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और ख़ुद से पर्चियाँ बनाकर जो है एक ही पर्ची 2-2 बार जो है वो चलाई जाती है, इससे ज़्यादा बार चलाई जाती है। ये डेली की एक्सरसाइज है। अगर ये सारी चीज़ें कम हो जाएं तो आपको क्या लगता है कि ये सारे पैसे जो है बल्दिया उज़्मा के ख़जाने में नहीं आएंगे? दूसरी बात ये है कि इस बार तो बल्दिया उज़्मा को ये बोझ भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ा जो ये रमज़ान बाज़ार की मद में लगाया करते थे। उसमें तो आप यकीन जाने कोई 2 से 2.5 अरब जो है वो सिर्फ टेंटों का खर्चा हुआ करता था, बाकी चीज़ें तो अलग है। वो भी पंजाब हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने आपका वो बोझ भी कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब आपको चाहिए था कि वो जो आपने उस पर बजट खर्च करना था वो आप खुद से करते थे। अब जो है मवेशी मंडियाँ कायम करनी है, आपको चाहिए था कि वो बजट जो है वो आप वहाँ पर लगाते। अब मवेशी मंडियों के क़याम के लिए आपने 2 अरब रुपए जो हैं वो हुकूमत से मांग लिया कि हमने जी मवेशी मंडियाँ कायम करनी है। हालांकि ये इनकी अपनी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये एक छोटी सी बात मैंने लाहौर पार्किंग कंपनी की बताई है। इसके अलावा इनको टैक्सेशन के हवाले से बात करें तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इनको जनरेट होता है। और शहर में जो आपने बच्चों ने पैदाइशी पर्ची बनवानी होती है वो भी इनके पास जाता है, और तमाम तर सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करने होते हैं शहरीन, वो भी इनके पास। उसकी हर चीज़ के मामले में आपने नक्शा बनवाना है, उसकी फ़ीस अलहदा है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अलहदा है। अब कहा यह जा रहा है कि जी सिर्फ अर्बन प्रॉपर्टी जो है उसका टैक्स जो है वो नहीं मिल सका, जो अहदाफ रखे गए थे वो पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से इनको जो है वो लॉस का सामना हो रहा है। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये खैर अभी जो सबकी नजरें हैं वो मवेशी मंडियों पे है। 10 ज़िलक़द है आज, तो आगे ईद में ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया। दुरे नायाब, ये तो फिर मुझे काम जो है वो ताखीर में जाता नजर आ रहा है, और अगर कर भी देंगे तो वो मिसमैनेजमेंट का शिकार रहेगा। अच्छा देखें, ये सरकारी अफसरान का जो है ना, किसी भी वज़ीर आला को या अब इस वक्त निगरान बैठे हैं उनको भी और उनकी टीम को भी, मेरा ख्याल है धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। आपके पास पैसे ना होने का जवाब तो हमेशा होता है। बात ये है
कि आप 2 अरब की मवेशिया मंडी लगा लीजिए। आपके पास इतने अरेंजमेंट्स ही नहीं कि आपको इमरजेंसी अगर कहीं पे खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खास फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, हर साल आप ये काम अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपको कोई खैमा बस्तियां लगानी पड़ जाती है, आपको लोगों को वहां पे लिटाना सुलाना पड़ जाता है, आप क्या करेंगे? आप मुंह देख रहे होंगे कि हमें अरबों रुपया दिया जाए तो हम करेंगे, क्योंकि आपका वही प्री मानसून वाला सीजन भी शुरू है। पॉइंट ये है कि ये हर साल ये अपनी लोकल परचेज क्यों नहीं करते? दैट इज माय पॉइंट। मैं पूछने वाली थी अपना सामान क्यों नहीं लेते जी, ये ठेके पे ही क्यों लेते हैं? और अरबों के जो ठेके दिए जाते हैं उसके बाद जब ठेकेदार तो मालदार हो जाता है क्योंकि उसने सामान इस्तेमाल किया, उसके बाद उसने लपेटा, कुछ खराब हो गया, कुछ बच गया और उसको उसके बाद उसने और ठेकेदार खुद मालदार नहीं होता, उसने उन अफसरान को भी मालदार करना होता है। लेकिन सस्टेनेबल प्रोग्राम तो यही है ना कि आप ये कैमरास आपके स्टूडियो में लगे हैं, आप इसको रेंटल बेसिस पे ना लें, आपके अपने स्टूडियो के कैमरास होने चाहिए, परमानेंट परचेज कर लें। जो आपने कई महीनों में अखराजात देने हैं उसके रेंटल देना है, आप 1 महीने में अगर वो लगा के आप कई सालों के लिए अपना सामान जमा कर लेते हैं। आज तक इस मॉडल पर काम नहीं किया गया। बड़े से बड़े डिप्टी कमिश्नर आए, बड़े से बड़े कमिश्नर्स आए, बड़े से बड़े जिम्मेदार और सेंसिबल लोग आए, लेकिन वो इस पॉइंट को फॉलो नहीं कर सके या उनको इतनी उजलत में डाल दिया गया कि उनका दिमाग ही इस तरफ नहीं चला। अब मसला ये है कि 2 अरब रुपए मांगे हैं इन्होंने, ये इतनी आसानी से इनको मिलने नहीं। ठीक है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला जो है वो बात की तय में जाते हैं और निटी ग्रिटी चेक करते हैं कि क्यों है, कैसे है, किस लिए है, फिर मौक़ों पे खुद पहुंच जाते हैं, फिर मौके पे पहुंच के पूरा उस पर टाइम लगाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। सवाल ये है कि जी आपको पैसे दे दिए जाते हैं, आप ये परमानेंट परचेज करेंगे? आप ये खैमा जो है, जितनी भी आपके पास ज़रूरी अशिया हैं मंडियाँ लगाने के लिए, रमज़ान बाज़ार लगाने के लिए, वो टेंटिंग 100 चीज़ों में यूज़ हो सकती है। आप वो परमानेंट सोर्स बनाएंगे। आप मसलन के तौर पे जश्न बहारा लगाते हैं कहीं पे, आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं पे पूरा साल एक्टिविटी चलती रहती है, फूलों की नुमाइश होती है, आपके सर्कस लगती हैं, आपके मेला मवेशियों के अलावा आपके रमज़ान बाज़ार के साथ साथ आपके स्पेशल बाज़ार, क्रिसमस के त्यौहार पे, आपकी बहुत सारी ईद उल फितर पे, ईद उल अज़हा पे आपके मुख्तलिफ कैंप्स लगते हैं। तो क्या आपको बहुत अच्छी किस्म की टेंटिंग एक दफ़ा परचेज नहीं कर लेनी चाहिए? 2 अरब से मेरा ख्याल है कि पूरी खैमा बस्तियाँ खड़ी हो जाएंगी, जितने को पैसे इन्होंने मांग लिए। आपने सही कहा। और अगर यही हालात रहे तो मेरा ख्याल है कि फिर बल्दिया उज़्मा जो है ना, अल्लाह के फजल से रेंट पे ही चला करेगी, इनके अपने कोई सोर्सेज नहीं हुआ करेंगे। और इमरान ने जो एलडी की मिसाल दी, एलडी पैसा जनरेट करता है लेकिन एलडी अपने रिसोर्स बनाता है। एलडी ने अपने दफ्तर अच्छे रखे हैं, एलडी अपने फर्नीचर अच्छा रखा है, एलडी अपनी गाड़ियां अच्छी रखी है, मशीनरी अपनी है, रेंटल नहीं करते वो। उनके पास एक्सीवेटर्स हैं, डंपर्स हैं, बुलडोजर्स हैं, उनके पास सारी मशीनरी अपनी। भाई उन्होंने जैसे भी किया, उन्होंने खाया भी है लेकिन उन्होंने लगाया भी है। जब पता हो ना कि आप ये पूरे साल की आपकी एक्सरसाइज है कि साल में सिर्फ एक बार नहीं, जिस तरह दुर्नियाम ने बताया कि संडे बाजार लगते हैं, इसके अलावा और काफी एक्टिविटीज जो है वो चलती रहती हैं। जब आपको पता है कि हर दूसरे महीने आपको इसके लिए जरूरत है टेंटेज की, लाइटिंग की, तमाम चीजों की आपको जरूरत है, तो आप भाई परचेज क्यों नहीं कर लेते? आप यकीन जाने जितना ये रेंट पे करते हैं, पैसे खाने होते हैं उन्होंने, वो कैसे परचेज करें आप ये? जितना ये आप आना, चूंकि दुर्नियाब भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करते हैं और इमरान मेरे से पहले करता हूं, आप यकीन जाने कि जितना ये बिल पे करते हैं ना, उन पैसों में अच्छा खासा सामान इनका खुद बन जाए। लेकिन वो जो बात आई हिस्सेदारियों वाला, ठेकेदारों को मजबूत करना होता है, कुछ अपना कट जो है वो रखना होता है। कंपनियां खड़ी कर ली इमरान, पीछे रह के अफसरों ने अपनी कंपनियां खड़ी कर ली है और अपनी कंपनियों में सामान परचेज करके रखा हुआ है। इन्हीं चीजों की आड़ में ये काम नहीं किया जाता और फिर एंड पे हमें क्या एक बड़ी सी खबर नजर आती है कि बल्दिया उज़्मा का खजाना खाली है, जो कि अब रहेगा ही खाली मेरे ख्याल से, जो हालात हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर क्या है जी? आदी अफराद को 28 दिन बहाली सेंटर में रखा जाएगा। मनशियात मकाओ ऑपरेशन है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम जितना मर्जी देख लें, माजी में भी काम हुआ, स्टिल दावा किया जा रहा है कि ये भी कोशिश करते हैं। ये मुहिम किस हद तक कामयाब होगी, इसको कामयाब कैसे बनाया जा सकता है, कुछ सजेशंस भी लेने की कोशिश करेंगे। दुरे नायाब बताइएगा इस। ये मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। उसकी 2-3 बुनियादी वजह है कि पुलिस और ये तमाम इदारे जो है वो मनशियात इस्तेमाल करने वाले सिर्फ उन लोगों को पकड़ते हैं जिनके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं होता।
अगर आप लाहौर की एलीट क्लास, लाहौर की अशराफिया और लाहौर के उन बिगड़े हुए साहबजादों को, साहबजादियों को देखें जिनके पास से ना सिर्फ ड्रग्स मिलती हैं, वीकेंड पे उनकी गाड़ियों से अल्कोहल बरामद होती है और मुख्तलिफ वो नशे इस्तेमाल करते हैं जिसमें आइस भी है, दीगर भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। उनकी उन पार्टियों में, निजी महफिलों में, निजी जगहों पे जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको कभी इस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता। वो शीशा एक्टिविटीज़ जो हुआ करती थी और उनको पकड़ा जाता था, इस वक्त अंडरग्राउंड सब हो रहा है शहर में, लेकिन ना कहीं रिपोर्ट हो रहा है और ना कोई उसको रिपोर्ट करके उस पर एक्टिविटी करना चाह रहा। अब रही बात जो लोग ज़िंदगी से तंग है, ठीक है, वो तो इस वक्त जो हालात है महंगाई के मुल्क के, वो तो आधी कौम जो है वो आपकी ज़िंदगी से तंग है। अब गरीब जो बंदा है जो नशों में किसी मजबूरी से लगा, जुल्म ज़्यादती के मुख्तलिफ इशूज़ को फेस करते हुए लगा, उसके पास अपनी जान लेने या किसी की जान देने के अलावा उसके अलावा कोई ऑप्शन होती नहीं है। तो उनको पकड़ के अव्वल तो उनके करीब नहीं जाते। आपने अक्सर जगह पे देखा होगा कि पुलिस वाले खुद डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं कि हम इन नशेइयों के पास ना जाएं, ये अपना भी नुकसान करेंगे, हमारा भी करेंगे। आप ये छोड़ दें, एक पुलिस वाले वो भी हैं जो कि इनकी पुश्तपनाही भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे अब बिल्कुल कर रहे होते हैं। पॉइंट डेजिग्नेटेड ऐसे जहाँ पर हम देखते हैं कि मंशियात के आदी अफराद बैठे हैं, 5 पुलिस वाले भी हैं, वो डर रहे होते हैं। कुछ फिर ये कहते हैं जी कि जब हम उनसे बात करते हैं मुख्तलिफ, तो वो आउटस्पोकन होते हैं, आपको पता नशे में, तो उनको तो ये नहीं ख्याल वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी आए तो सानू लिया के देंगे ने या जिथों से लई दी तो ए पिछे उथे उन्हों दी पुष्पनाही करते हैं। तो ये बातें सही होती हैं, ये बातें हमें लग रहा होता है कि यार इसने नशा किया हुआ है तो ये गलत बात कर रहा है, लेकिन वो बात ठीक कर रहा होता है। आपके लाहौर में ऑर्गेनाइज क्राइम जितने हो रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं माजरत के साथ इदारों की, पुलिस की और इनकी सारी जिम्मेदारी आयद होती है, इनको पता होता है। इसी तरह अब इनको ले जा के रखने का मामला, आप इनको ले जा के आगे फिर उसी प्रोजेक्ट पे लगा देंगे। आपको तो फिर लंगर खाने नहीं बंद करने चाहिए थे, फिर आप उन्हीं लंगर खानों को रिवाइव करते, वहाँ पे रखते, उनको वहाँ पे खाना भी देते, उनको रात को रिहाइश भी देते, चंद दिन रखने के बाद आप ले जाते। और फिर उसमें बात आ जाएगी इमरान वाली के, फिर जो कुछ बड़े लोग हैं नशे के आदी अच्छा, हैं, उनको रखा जा सकेगा कि नहीं रखा जा सकेगा? आप उनको 6 घंटे नहीं रख सकते। आप मुझे बताएं, आप 20 दिन 18 दिन की बात ना आप उनको 2 घंटे नहीं, आप इमरान यूनुस 2 घंटे नहीं रख सकते। आप इमरान यूनुस की तरफ निशानदेही कर रहे हैं या इमरान खान? इमरान यूनुस असल में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं ना जो एलीट क्लास में बैठ चुके हैं और मेरी कॉल ट्रेस करवाओगे। अच्छा देखिए ना, इसमें बात इस तरह है कि जिस तरह ब्रीफली दुर्नियाम में जिस तरह बताया, ये बात ठीक है। अच्छा, इधर मुझे एक चीज पे रोशनी प्लीज डाल दें, ऑनलाइन भी ये कारोबार हो रहा है, ये भी पूरा नेटवर्क है। मैं आपको ये सारी चीज बताता हूँ। देखिए मसाइल तो काफ़ी हैं, जिस तरह दुर्नियाम ने काफ़ी मसाइल जो है बयान किया है, ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि मनशियात फरोशी की अगर मसाइल की तरफ जाएं तो इसके ताने बाने जो है वो ऑब्वियसली थानों में भी आपको ना लेकर चले जाते हैं। खैर हम मसाइल की बात नहीं करते, हम अगर सिर्फ इस तरफ आएँ, ये तो वाकई हकीकत है कि जो नशे के आदी अफराद होते हैं, अगर इनको आपने नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाना है तो इनको आइसोलेट किया जाता है और आइसोलेटेड करके फिर इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ पर रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि ये दोबारा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पर आ जाए। अच्छा, चूँकि पहले भी ये सेंटर जो हैं वो काम कर रहे थे, लेकिन जो सूरत हाल थी वो आपको भी पता है कि हर आपको मेन रोड पर आप फिरोजपुर रोड देख लें, आप जोहो टाउन के इलाके देख लें, आपके ऑपरेशन चल भी रहे हैं, फिर भी आपके लोग वहीं के वहीं नजर आ रहे हैं। अब चूंकि डीआईजी साहब का ये स्टेटमेंट थी, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो मे भी इन्होंने उन सेंटर्स की तरफ भी फोकस किया होगा जहाँ पर रखा जाएगा, इनको जो तरीक़ेकार होगा उसको बेहतर किया होगा। अब आप आ जाएँ कि शहर में मनशियात आती कैसे है। ठीक है, बड़े बड़े एलीट क्लास जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए मनशियात जो है, ये बात तो तय है कि लाहौर में तो बनती नहीं है, आती है और उसके बाद यहाँ पर फरोख्त होती है। ये नॉर्मल जो लोग आपको मुस्लिम टाउन मोड़ पे नज़र आएंगे, वादत रोड पे नज़र आएंगे, पूरी कैनाल पे आपको ग्रीन बेल्ट्स पे नज़र आएंगे, नहर के किनारों पर नज़र आएंगे, ये क्या करते हैं, ये तो कुछ टीके इंजेक्शन जो हैं वो खरीदते हैं मेडिकल स्टोर से। खैर मेडिकल स्टोर्स वालों ने तो पाबंदी लगा रखी है, पुलिस ने उन पर पाबंदी लगा, कहीं कहीं इक्का दुक्का जो है मेडिकल स्टोर अभी भी दे देते हैं। खैर ये तो पाबंदी है कि वो जो आप मेडिसिन है या टीका है, इंजेक्शन है, वो नहीं देते। ठीक है, उसके बाद अगर आ जाएं, शहर के कितने, सबको पता है कि कौन से दाखिली रास्ते हैं। ठीक है, हमारे थोड़े से दाखिली रास्ते हैं, अगर उन पर पुलिस जो है अपना तंदही के साथ काम करे, शहर में मनशियात को आने ही ना दिया जाए, तो ये सूरत किसी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब ये काम उनको इमरान रखने में ना, आप चले हम उस पर अगर खबर पे फोकस रहे तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये ना कि हम रखेंगे कहाँ और कैसे रखेंगे।
तो रखने में ना एक जो नशा होता है, जिसको नशे की लत होती है, उसके ऊपर बहुत सारे फेजेस आते हैं और उसको ना मिले वो मर भी सकता है। और फिर आपको याद है थानों में अंडर ऑब्जर्वेशन, जेलों में यही होता है, जेलों में यही होता है। वो फेजेस को किस तरह डील करेंगे आप, उसके लिए हमारे यहाँ दुरे नायाब इंतजामिया से, जिम्मेदारों से जब भी पूछा गया है, वो कहते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है। इनको उठाकर जब ले जाते हैं, इनको रखें कहाँ पर, और इशू ये है। समझदार लोग तो ये भी कहते हैं ना, आप देखें, हम जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन करने रमज़ान में खाने की, तो हम पागल खाने में, वहाँ पे हम दस्तरखान में जाते थे, तो वहाँ पे अक्सर कभी जो सेल में होते थे ना, मरीजों से बातचीत करने का मौका भी मिल जाता था, तो उनकी मुख्तलिफ फेजेस होते थे जो नोट करते थे। कोई कह रहा होता था कि मुझे को मार रहा है, कोई कह रहा होता था कि मेरे सर में कोई डंडे मार रहा है। अब ये मैं किसी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, आपने मेरी बात को गलत साइड पे नहीं लेके जाना, ये मेरा फिजिकल एक एक्सपीरियंस है। तो कोई कहता जी मेरे सर में कोई डंडे मार रहा है, हालांकि कोई पीछे नहीं खड़ा होता था। तो भाई ये बहुत सारे फेजेस हैं। आप कहेंगे किसी को खौफ होगा कि मुझे कोई मार देगा, कोई मार देगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, किसी को कोई खौफ होता है। तो ये ना चाहते हुए भी कड़ियां में हम गैर सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इमरान को कह रहा हूं फेजेस कंट्रोल करने में आप किस तरह उन सेंटर्स में लेके जाएंगे, उनकी रिहेबिलिटेशन फेजेस कंट्रोल, उस पर थोड़ा सा देखिए। मैंने बात की कि जिस तरह डीआईजी साहब खुद इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अभी ये उन रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हैं उनको बेहतर करेंगे। वहाँ पर ऑब्वियसली दुरे नायाब ने ठीक कहा कि वहाँ पर आपको मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे चाहिए जो ऑब्वियसली उनकी कमांड हो कि कैसे इनको ठीक करना है। हाँ, ये भी चीज़ें हमें देखने में आती हैं कि जब नशा करने वाले अफराद को पकड़ा जाता है, तो एक वक्त ऐसा आता है उन्हें नशा ना मिले तो वो या तो खुद को मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या वैसे वो बेचारे मर जाते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि शहर में मनशियात की फ़रोख्त के हवाले से, पहली बात तो ये है कि कोशिश ये की जाए कि शहर में मनशियात जो है वो आ ही ना सके। पुलिस को पता होता है कि मनशियात शहर में कैसे आती है। दूसरी बात ये रही कि अब ये धड़ल्ले से काम जो है वो वाकई ये ऑनलाइन भी काम जो है वो शुरू हुआ पड़ा था, और ये बड़ी अच्छी आप पहुंच सकते हैं, तो उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? मैं इसलिए कह रही हूँ ये वो चीजें हैं जिन पर हम जितने मर्जी सबसे पहले तो आप अपने थानों को नशे से पाक करें ना। सबसे पहले तो ये करें कि अपने जो अहलकार हैं उनका भी मेरे ख्याल से कोई टेस्ट जो है वो होना चाहिए, और वाकई ये होना चाहिए। मुझे अब मेरे ख्याल से हर 6 माह बाद ये टेस्ट होने चाहिए। मुझे खबर को वाइंड अप करना है, ये मुझे बता दें खत्म होने वाली चीज है या नहीं? जितने मर्जी ऑपरेशन कर लें, कोई इसका आपके पास ठोस हल है? इसमें फैमिली ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है। घर में माँ बाप को, बहन भाइयों को पता होता है कि हमारा भाई या बहन जो है वो अनयूजुअल किस्म की चीज़ें कर रही हैं। घर में खुदा न खासा चोरियाँ हो रही हैं, घर से सामान चोरी होके जाया जा रहा है, बेटा या बेटी कोई तो इस तरह चीज़ें हैं ना, तो माँ बाप तवज्जो रखें उस पर, देखें कि आखिर ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं और क्या कोई इसको बेच के हमारे घर में कोई इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं कर रहा। उसके बाद आप आगे चलें। सजेशन इमरान? देखें जी, सजेशन तो जो है वो मैंने कि जब भी आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करना है ना, तो सबसे पहले आपको अपने घर से वो चीज़ जो है वो शुरू करनी पड़ती है। पुलिस के हवाले से बात करें तो मैंने जैसे कहा कि पहले अपने थानों को इस चीज़ से पाक करें। दूसरी, बिल्कुल दुरे ने आपने ठीक बात कही कि इसको कंट्रोल करने पे अवाम जो है वो भी साथ दे, अपने घर में नोट करें कि उनके बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी ये चीज़ जो है वो फैली हुई है। और सरकार का तो ये हाल है इमरान, सॉरी कि वो एक पोस्टर लगा देते हैं, नशे में कहीं तुम तनहा ना रह जाओ। नहीं, ये फिर मैं इस मौजूदा माहौल को नहीं कह रहा है, आप मेहरबानी करें। नहीं, आप हंसती है, मेरे दिल में सारे बैकग्राउंड के चीजें जोड़ने की कोशिश बंदा नशे में तनहा रह जाता है। मैं इस चीज को कहता हूँ कि तो रह जाता है ना, लेकिन हमारी सरकार मसले मौजूद है, तो हमारी सरकार से एक पोस्टर लगा हो जाता है। भैया आप टेंशन उखाड़ दोगे तो ये ऐसा करते हैं, क्योंकि अब ये दो रास्ते इख्तियार कर रही है ये खबर, तो हम इसको वाइंड अप ही कर देते हैं। अच्छे मौसम की बात कर लेते हैं। बाहर का मौसम खुशगवार है। हमारे साथ फरीहा मौजूद हैं जो कि आज के मौसम की सूरत हाल बता रही हैं। टुडेज वेदर देखते हैं। अच्छा जी, सुबह से मौसम खुशगवार है, हवा भी चल रही है, कहीं कहीं आपको सुरमई बादल बहुत गहरे भी नजर आ रहे हैं, कहीं आपको नॉर्मल भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, मौसम की सूरत हाल, बारिश की पेश गोई क्या की जा रही है? फरीहा की तरफ चलेंगे। जी फरीहा, बाहर का मौसम बताइएगा कैसा है और कितने चांसेस हैं बारिश के? जी फरीहा, सुन पा रही हैं आप? मुझे बताइएगा मौसम की सूरत हाल बाहर के। हम फरीहा से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जी फरीहा, लाहौर के मौसम के हवाले से तो गुज़िश्ता रात शहर भर में तेज ठंडी हवाएं
जी बिल्कुल है ना, अगर जो हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो गुज़िश्ता रात जो है वो शहर भर में तेज़ बारिश होती रही, जिसके बाद जो शहर का मौसम है वो खासा खुशगवार हो गया है। सूरज जो है वो बिल्कुल बादलों की लपेट में, और शहर भर में जो है वो 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएँ भी चल रही हैं। हवाएँ चलने से शहर में जो है वो गर्मी का जोर खासा टूट गया है। शहरियों का भी मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। परिंदे भी हमें जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शहर में ग्रीनरी पार्क्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुमाया दिखाई दे रही हैं। जब हम आ रहे थे तो देख रहे थे कि शहरी जो है वो मौसम को भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। कोई ठीक है जी फरीहा, थैंक यू सो मच। खुशगवार मौसम है शहर का, हवाएं चल रही हैं, बारिश भी प्रेडिक्शन की जा रही है। सो आप इस मौसम को एंजॉय कीजिए और आने वाली गर्मी के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि अब गर्मी भी अपने जोबन पर आएगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और अब हमने बढ़ना है जी हमारी अगली खबर की तरफ। और अब अगली खबर है जी हस्पतालों से, जहां पर अद्वियात की किल्लत का सामना है और खाम माल महंगा होने पर सप्लाई रुक गई है, इंसुलिन और इसके अलावा दूसरी अद्वियात। अब ये वो दवाइयाँ हैं जिनकी रूटीन में आपको अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है। सो किसको रिस्पॉन्सिबल कहें इमरान? रिस्पॉन्सिबल मैं इसमें आपको क्या बताएं, आपको भी पता है कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करते, हम हर गवर्नमेंट की बात करते हैं। हर दौर में हॉस्पिटल्स के ये मसाइल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के तो ये मसाइल रहे ही नहीं ना, क्योंकि उनके महंगे इलाज मुआवजे होते हैं इस वजह से, और वहाँ तो सहूलियात का फुकदान होता ही नहीं है। और उनको मजबूत करने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सरकार है ना, चाहे वो हर दौर की रही है, उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। Exactly. सरकारी हॉस्पिटल की बात हम जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। सिर्फ खाम माल ना मिलने से अद्वियात ही नहीं, इसमें एक्सरे फिल्म जो है वो भी शामिल हैं। और अब ये सिर्फ एंटीबायोटिक, तो आप दूर की बात कर रहे हैं, एक पेनाडोल का नाम ले लें, वो भी आपको कह दिया जाता है बाहर से लेकर आए। मेरा नायाब हो गई। मेरा इख्तलाफ है कि ये इमरान सारी चीजें प्राइवेट में क्यों दस्तयाब है। हाँ, आप एक्सरे कराने बताया ना, मैंने बताया कि उस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया गया है, और कौन करता है? वो हमारी हुकूमतें हैं, वो ही स्ट्रॉन्ग करती हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, मैं तो दाद पेश करता हूं उन ममालिक को जो अभी भी इस चीज़ पर अमल दरामद करते हैं कि यार जो हमारा मिनिस्टर होगा ना, जो हमारा मिनिस्टर होगा, उसका कोई बिजनेस ना हो, उसका कोई बिजनेस ना हो, ताकि वो जो है ना वो किक बैक्स ना ले सके। लेकिन यहाँ पर वजारत दी ही उसको जाती है जिसका बिजनेस है, उसमें बिजनेस हो। नहीं, उसमें दो बात है, डॉक्टर होना भी तो जरूरी है ना। अब कोई डॉक्टर है, वो आपने डॉक्टर वाला एक्सपीरियंस कर लिया ना, क्या किया आपने? तो फिर अब क्या कर लिया? फिर डॉक्टर आप हमने फिर लगाए हुए। मैं अब आपको बताता हूं, ये जरूरी भी तो है ना समझने के लिए। मैं ये किसी की साइड में, पिछली गवर्नमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रहा, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने भी डॉक्टर लगा के रिजल्ट ले लिया, उसकी नीयत अच्छी थी या नहीं थी अल्लाह जानता है। अब जो हमने डॉक्टर साहब लगाए हैं निगरान सेटअप में, उनके भी रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह, अगले जाने के बाद पता लगेगा कि पीछे क्या हुआ। तो लेकिन उनकी नीयत पे भी अल्लाह जानता है कि क्या है वल्ला, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अच्छा है। यास्मीन राशिद साहिबा का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, और माजी में जब वो तनकीद किया करती थी ओपोजिशन में बैठ के, वो तो एज ए सियासतदान हमें हर जगह पर नजर आई ना, उनका तो रूप डिफरेंट नजर आया। तो रूप डिफरेंट हो गया एक्चुअली है कि जब वो सियासत में आई तो उन्होंने अपने वो जो डॉक्टर वाला रूप था वो पीछे छोड़ दिया, और वो जो सही वो सारी यंग डॉक्टर्स के साथ उनकी हमदर्दियां भी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। इसके ना बेसिक इशू की तरफ ना हम नहीं जाते, ना हुकूमत जाती है, ना मीडिया जाता है। सॉरी टू से, बात पता है क्या है? बेसिक इशू क्या है? हमारे पास एलसीज बंद है, हम चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सरे फिल्म नहीं है, अद्वियात नहीं है, मामूली सी अद्वियात। अब एंटीबायोटिक अद्वियात जो है वो नहीं बन रही, क्यों जी? खाम माल नहीं है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया जो है वो क्या करती है? वो ना ब्रेन उठाती है दूसरे ममालिक से। पाकिस्तान का जितना ब्रेन है ना वो सारा उठा लिया जाता है, बाहर के ममालिक जो हैं वो उठाकर ले जाते हैं, ठीक है। फिर वो लोग जो हैं उस मुल्क की तरक्की के लिए वहाँ काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो मेडिसिन भी बनाते हैं, एक्सरे फिल्म भी बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं। पता नहीं हमारी हुकूमतें क्यों नहीं करती कि ठीक है जी एलसीज बंद है, कोई चीज़ जो है वो इम्पोर्ट नहीं हो सकती। क्या हमारी हुकूमत या पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि जी जो चीज़ हम नहीं इम्पोर्ट जो है वो नहीं हो रही किसी भी वजह के तहत, क्या हम पाकिस्तान में नहीं बना सकते? बन सकती हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। एक आदत बन चुकी है कि पाकिस्तान, हमारे जो हुक्मरान है उन्होंने बस ये कहा कि हाथ ऐसे रखना। ऐसे हाथ पता नहीं कब करेंगे हम, हमारा हाथ ऐसे ही है कि जी
खाम माल नहीं आ रहा, चीजें जो है वो नहीं बन रही, चीजें महंगी हो रही हैं, आवाम बेचारी पैसे, ओ भाई इन चीजों को छोड़े, असल मसाइल की तरफ जाएं। लेकिन जो चीजें पाकिस्तान में बन सकती हैं तो भाई वो तो बनाओ ना। एक बेसिक रूल भी तो है ना, उसका हाल एक बेसिक रूल भी तो है ना। आपके घर मेहमान आ जाए, आपको फौरी तौर पे 1 प्याली चीनी चाहिए या 4, आप क्या करेंगे मुझे बताएं? हमसायों से मांग लेंगे ना। अब हमारे हमसायों के हालात देख लें, जो हमारे ताल्लुकात देख लें कि हम किसी से एक चीज मांगने जोगे नहीं है। हमारे साथ ईरान, अच्छा चले हमारी एलसीज बंद है, ईरान की तो नहीं बंद, अफगानिस्तान की तो नहीं बंद, आपकी इंडिया की तो नहीं बंद, लेकिन हमारी पोजीशन मांगने वाली नहीं, आपकी ना, आपकी बाकी तो नहीं बंद। अल्लाह माफ करे, सॉरी, स्मगलिंग के जरिए आप कुछ भी इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। हाँ, सरकारी तौर पे लीगली आपने एलसी बंद किया और कुछ नहीं आ सकता। स्मगलिंग के जरिए डॉलर जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, स्मगलिंग के जरिए तेल आ भी रहा है और जा भी रहा है, स्मगलिंग के जरिए बहुत सारी चीजें आ भी रही है, जा भी रही है। अगर सॉरी टू से इसमें आपके बड़े बड़े इदारे इन्वॉल्व, अच्छा अगर आपको उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये चीजें होती ही नहीं। हाँ, आप मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ लोग पर खरीद रहे हैं, आपके डॉलर जो है वो बाकी आपके जितने हमसाया ममालिक हैं उनके पास मौजूद हैं, वो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, आप उनसे बार्टर सिस्टम में ले सकते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं। और बड़े बड़े लोग, आपके पास जो चीज़ है, आपके पास कुदरती अजनास में अगर कुछ एक्स्ट्रा है, आप वो देके कुछ चीज़ वो ले सकते हैं जो आपको चाहिए, लेकिन आप वो डायलॉग्स नहीं करते ना। लेकिन अब यहाँ पर ये काविश करनी पड़ेगी थोड़ी सी अस्पतालों के हालात बेहतर करने के लिए। निगरान सेटअप क्या कर रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ जी। अस्पतालों के लिए नए बेड्स, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर खरीदने का फैसला किया गया है। नो डाउट ये भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमने देखा है बुजुर्ग खवातीन, बुजुर्ग अफराद को किस तरह जो है वो गोद में उठा के, सीढ़ियों में उठा के लेके जाया जा रहा होता है। लिफ्ट तो यहाँ पे आपको पता है कि काम नहीं करती हैं। स्ट्रेचर और व्हील चेयर्स दूर दूर तक नज़र नहीं आती हैं। कुछ जगहों पर मुझे मुखैर हजरात की रखी हुई ज़रूर नज़र आई हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अगर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में सुबह 9-10 बजे चले जाएं तो आपको हालात पता चल जाएंगे। निगरान हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का नोटिस लिया, सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर। अब हर चीज़ निगरान हुकूमत करेगी तो होगी। देखें, मैं कहता हूँ कि जो हमारी वफाकी हुकूमत है ना, वो शुक्राने के नफल अदा करे। क्यों? सुने क्यों? क्योंकि इनको निगरान हुकूमत या निगरान वजीर आला जो है ना वो काम करने वाला मिला। नीयत के साथ वो बंदा काम कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जहां पर अब निगरान हुकूमत काम नहीं करेगी वहां पर क्या आप बेड़ा देखेंगे? इन्होंने ये सस्ता आटा जो है, आटा वो शुरू करना था और सबको पता था कि उसमें मसाइल आएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो बड़ी कामयाबी से अंजाम को पाया। हम हमेशा जो है ना वो इस प्रोग्राम में बैठ के एक बात किया करते थे कि जब ये बात होती थी ना कि जी हॉस्पिटल्स, नए हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, हम कहते थे यार पुरानों को बेहतर कर दें। फिर ये होता था एक हॉस्पिटल में मुख्तलिफ नए ब्लॉक्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, हम कहते थे भाई पुरानों को तो ठीक कर दो। अब ये देखिए कि जो निगरान वज़ीर आला है उन्होंने क्या किया है। कल की जो मीटिंग हुई मैं वो देख भी रहा था और सारा वो मैंने पढ़ा भी, उसकी डिटेल जो है वो पढ़ी भी। उसमें इन्होंने ये कहा कि हॉस्पिटल्स में नए ब्लॉक बनाने की बजाय पहले जो पुराने ब्लॉक्स हैं ना उनकी आप हालत जार जो है वो बेहतर करें। जो आपके बेड्स कम है उनको पहले मुकम्मल करें। व्हील चेयर्स आपके पास नहीं है, पहले उनको पूरा करें। बेडशीट जो है, वाकई ये सही बात है कि हॉस्पिटल में आप यकीन जाने, अभी भी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, हम खुद इस चीज़ के चशमदीद गवाह हैं कि जब वो बेडशीट चेंज करते हैं ना, इमरजेंसी हो या कोई और हो, वो आपको ऐसी बेडशीट लगाएंगे जो ऑलरेडी यूज हो, उस पे ऑलरेडी निशान जो है वो मेडिसिन के, ब्लड के वो लगे होते हैं। इनके पास बेडशीट का भी फुकदान। चले हम ये कहते हैं कि जहां पर भी काम हो रहा है तो अच्छा इकदाम है, इससे मरीजों को सहूलत मिलेगी। लिख के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। मौजूदा सियासी सूरत हाल, क्योंकि हम हर चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। अभी हमने अपने न्यूज़ पार्ट में कुछ मौजूदा सूरत हाल डिस्कस की, जिसमें आम आदमी की बात की, जिसमें हमने हस्पतालों की बात की, जिसमें हमने ज़रूरियात ज़िंदगी की बात की, और इस सब को रिलेट किया जाता है हमारे सियासी अदम इस्तेहकाम से, और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि वाकई ये चीज़ें बहुत हद तक आपकी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से डिस्टर्ब होकर रह जाती हैं। सो सियासी सूरत हाल तो फ़िलहाल जो सियासी मंजरनामे पे अगर नज़र डालें तो बेहतर होती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ऐसे में बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो हमारी बड़ी सियासी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम हमेशा पेश रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर नाम लिया जाए तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हमें हमेशा नज़र आए हैं। मुफाहमत के बादशाह के नाम से उन्हें जाना जाता है, और अब जब मुफाहमत के बादशाह हैं शहर लाहौर में, सो उनकी मसरूफियात क्या हैं,
किस तरह से वो मुफाहमत के लिए तैयार हैं, किस तरह से मौजूदा सियासी मंजरनामे में जो तब्दीली आ रही है, एक तब्दीली वो थी जो आप लोग भुगत चुके हैं, अब जो तब्दीली आ रही है उसको अवाम के लिए किस तरह से मददगार बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है। ये मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? क्या यहाँ पर आम आदमी के लिए कुछ किए जाने के बारे में प्लानिंग की जा रही है, या फिर सियासत की ही बात की जा रही है और आम आदमी के मसाइल जूं के तू रहेंगे? बिजली इसी तरह से महंगी होती रहेगी, अभी आप टिकट्स भी चलते देख रहे हैं कि मजीद महंगी हो गई, आम आदमी के लिए मसाइल उसी तरह से बढ़ते रहेंगे, और सियासतदान क्या कर रहे हैं, बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनका मंशूर क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, उस पर हम बात कर लेते हैं। जी, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के रुकन फैसल मीर साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी जमात इन तमाम मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा मसाइल को लेकर कितनी पुरुमीद है बेहतरी के लिए और एक्टिव कितनी है। अस्सलाम वालेकुम फैसल मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, ये जो मौजूदा सिनेरियो आप देख रहे हैं, सियासी सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी की प्लानिंग, हिकमत अमली क्या है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहती है, और पीपल्स पार्टी हर उस सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार है जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो रूल ऑफ लॉ को, जो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करती है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त जैसे आप बता रही हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस और लोगों के मसाइल, तो जब तक पाकिस्तान के तमाम सियासी क़ुव्वतें मुत्तहिद नहीं होंगी तो हम लोग जो हैं मिल के अवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। तो इसके लिए पीपल्स पार्टी आज भी गुफ्तगू करने के लिए किसी भी ऐसी क़ुव्वत से के साथ तैयार है, लेकिन सबसे पहले उन्हें ये बात मानना होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम सियासी जमातें एक हकीकत हैं। जिस तरह जो हमारे PTI की क़यादत है वो हमें आपने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए। सो माजरत के साथ जिन बड़ी सियासी जमातों का हम नाम लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी जो रिसेंट एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, आपको वो मुत्तहिद होते नजर आ रहे हैं, एक पेज पे नजर आ रहे हैं कि सब बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, कोई अवाम की, कोई पाकिस्तान की बात करेगा? यहाँ पे तो तमाम दुश्मन अनासिर ही बीच में से निकल आए। देखिए, इन PTI के साथ 9 मई के वाक़े से पहले बातचीत चल रही थी, और पीपल्स पार्टी यहाँ तक उन्हें ले आई थी कि 30 अक्टूबर को इलेक्शन हो या 1 नवंबर को। लेकिन जब उन्हें ये नज़र आया कि ये इलेक्शन की तरफ बात जा रही है, तो एक ये प्री प्लान्ड था सारा, जो कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद ये होना था। तो मेरी नज़र में मैं, आपका मॉर्निंग शो है, इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी नज़र में 4 मेन किरदार थे 9 मई के। एक इमरान खान साहब थे जो कि एक्यूज़ किए जा चुके हैं उसमें। उसके बाद तहकीकात करने की कोशिश की जा रही है, ऑडियो लीक कमीशन की, वो होने नहीं जा रही। उसमें उमर अता बंदयाल साहब भी अल्टीमेटली जब तहकीकात आगे बढ़ेंगी वो भी आ सकते हैं। आरिफ अलवी साहब के ऊपर हुकूमत जो है वो चार्ज लगा चुकी है, और आपके जो रिटायर्ड जनरल फैज़ साहब हैं वो भी अल्टीमेटली इसमें आ जाएंगे। तो 9 मई के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। इससे पहले पीपल्स पार्टी और जो अलाइड क़ुव्वतें थी हमारी यूनिटी गवर्नमेंट, वो इससे मुज़ाकरात कर रही थी। अभी भी अगर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएं कि हम लोग डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, तमाम सियासी क़ुव्वतों को हम एक हकीकत समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वो को ओबे करें। आप जैसे आज कल उन्हें JIT में पेश होना था, नहीं पेश हुए, कहते हैं कि मुझे आप जूम पे ले लें, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे जो अगर ये PTI इस बात पे एग्री करे कि वो रूल ऑफ लॉ को जिस तरह ये तोड़ फोड़ करते हैं, हर चीज़ में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हैं, तो किसी भी सियासी क़ुव्वत के साथ बातचीत की जा सकती है। वो बैठे टेबल पे, हम अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क में तमाम सियासी क़ुव्वतें इकट्ठा होकर इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है उसको सॉल्व करें। और इस वक्त सबकी तरजीह होना भी आपका मुल्क ही चाहिए, क्योंकि आपका मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से सियासत करें तो मुल्क को बचाना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब आज सुबह लाहौर पहुंचे हैं, क्या मसरूफियात हैं उनकी? क्योंकि हम देखते हैं जब भी वो दौरा करते हैं किसी मकसद को लेकर करते हैं। सो अब उनके दौरे का बड़ा मकसद क्या है? देखिए जी, अब उनके दौरे का जो मेन मकसद वो यही है कि जो पीपल्स पार्टी का पंजाब में बनी थी
और पीपल्स पार्टी का एक पुराना ख्वाब है कि पंजाब वापस लिया जाए। तो उस मिशन के ऊपर वो एक्टिव हो रहे हैं। इस वक्त जिस तरह 100 से ज़्यादा लोग जो हैं पीपल्स पार्टी को पीटीआई को छोड़ चुके हैं, तो वो तमाम लोगों ने किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करना है। वो या तो किसी उनमें इम्कानात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कुछ कारकुन जो हैं वो रहनुमा जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। देखें, कोई बड़े नाम शामिल हैं? रूरल पॉलिटिक्स है, उसमें इलेक्टेबल्स हैं। उसमें आप अगर कहें जी कि इमरान खान को वोट पड़ा था तो वो उसको नहीं पड़ा था। अर्बन पॉलिटिक्स में इमरान खान का जोर था, लेकिन रूरल में आज भी सारे इलेक्टेबल्स हैं। साउथ पंजाब या सेंट्रल पंजाब की जितनी भी रूरल पॉलिटिक्स है, तो वो इलेक्टेबल्स एक धड़े के साथ होते हैं, तीसरे नंबर के साथ नहीं होते। पीपल्स पार्टी का ना होने का पंजाब में वजह भी यही थी कि तीसरा नंबर था पीपल्स पार्टी का। अब नज़र ये आ रहा है कि अगले इलेक्शंस में शायद पीटीआई इलेक्शन ना लड़ सके, इमरान खान साहब माइट बी बिहाइंड द बार और व्हाटएवर। तो उस सूरत हाल में नून लीग में हाउसफुल है ऑलरेडी। वहाँ पे हर सीट के ऊपर नून लीग के 3-3, 4-4 स्ट्रॉन्ग इलेक्टेबल्स बैठे हुए हैं। हमारे इलेक्टेबल सारे पीटीआई में चले गए थे। आप लिस्ट उठा के देख लें, सारे पीपल्स पार्टी के ही लोग वहाँ पे, शाह महमूद कुरैशी हो, फवाद चौधरी हो, फिरदौस आशिक अवान हो, शमशान बुखारी हो, अशरफ, यू नेम इट, दे आर ऑल फ्रॉम पीपल्स। यानी अब आपको लग रहा है ये वापस आने वाले? ऑब्वियसली दे आर कॉन्टैक्टिंग अस एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक देम राइट अवे, इट विल टेक सम टाइम और सारी बातचीत होगी। आज जो है वो शायद पीपल्स पार्टी वापस आने वालों को तहे दिल से वेलकम कहने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने जब इक्तदार में रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे, बड़ी बड़ी बातें भी की। हाँ जी, देखें वो तो इस तरह तो फिर शहबाज शरीफ ने भी बड़ी बातें की, नवाज शरीफ ने भी बड़ी बातें की, तो वो हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। हाँ। तो बीबी का ये था, उन्होंने सीओडी की थी नवाज शरीफ के साथ। वही नवाज शरीफ है जिसने 14 साल जरदारी साहब को जेल में रखा। बीबी को एग्जाइल करने में भी उन्हीं के केसेस थे जिनमें वो एग्जाइल हुई। तो ये तो छोटे छोटे लीडरान हैं जो कि हमारी पार्टी से गए हुए हैं। तो ऑब्वियसली चंद एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन ये नहीं होगा कि उनके ऊपर ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दे दी जाएगी जो कि पार्टी के साथ खड़े रहे मुश्किल वक्त में। वो ऑब्वियसली कोई ना कोई क्राइटेरिया पार्टी जो है वो मुतय्यन करेगी कि किन लोगों को आपने टिकट देनी है, अगर वो आ भी जाते हैं किन लोगों को नहीं देनी। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप हर जगह अब एंजॉय करें पावर को ही। तो इंशाल्लाह ताला आज शाम को जनूबी पंजाब से बाज़ लोग जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। मखदूम अहमद महमूद साहब के घर मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो प्रेसिडेंट साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ, और दैट विल बी स्टार्ट ऑफ कम बैक। और आने वाले दिनों में सुबह शाम शमूलियतें होने का इम्कान है। अच्छा, यानी आप ये वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि वो रुकन जो कि पीटीआई छोड़ के आ रहे हैं, खास तौर पे जनूबी पंजाब से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप बता रहे हैं उनके पास कोई और ऑप्शन है तो काफली कितनी वो तो परवेज लाई बेचारा चला जाए वापस। तो चौधरी शुजात साहब से भी आज मुलाकात प्लान है जरदारी साहब की। हाँ जी, हाँ जी। सो उसका मकसद क्या है मुलाकात? देखिए उसका अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया, हमारा मकसद पंजाब में हुकूमत बनाना है। तो ऑब्वियसली हमें एलाइज चाहिए होंगे, और शुजात साहब जो हैं वो, उनकी पार्टी हमारे साथ पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रही है। और अगर इस वक्त अगर आप याद करें, पिछले साल इन दिनों में हम लोग लॉन्ग मार्च कर रहे थे, एक साल पहले 2022 में। आज अगर हम इस्तीफ़े दे दिए होते हम लोगों ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कहने पे, तो इस वक्त इमरान खान पावर में होते, जनरल फैज़ जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते, इलेक्शन उमर अता बंदयाल के अंडर होते और 2028 तक पंजाब में हुकूमत बनाने का आपका प्लान है। तो पंजाब के लोगों का फीडबैक कैसा देखते हैं जब आप लोग बाहर निकलते हैं, लोगों को पेशकश करते हैं और बताते हैं कि जी आपका ये एजेंडा है? सो क्योंकि पंजाब तो कहा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ है यहाँ पर। सो देखिए, आपका फीडबैक कैसा है? हम नून लीग के वोटर को तो अपील करते भी नहीं है ना, वो तो हमेशा हमारे अगेंस्ट ही रहे। हमारी अपील जो है वो वोटर जो कि पीपल्स पार्टी से पीटीआई में गया था, या जो नौजवान है इस वक्त पंजाब में एक सेंटिमेंट जो मैं नहीं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कुछ बाज़ सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं नून लीग के ख़िलाफ़ भी फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। और उसके बाद जो हमारा नौजवान है जो 65% है, उस जिसको कि पीटीआई ने और इमरान खान ने मिसलीड करके अपने एक फार्स या
या कह लें कि यूटोपिया की दुनिया में ले गए हुए थे, तो वो नौजवान जो है उसको भी हम अपील कर रहे हैं और उनको हम बता रहे हैं कि आप लोगों के साथ एक धोखा हुआ और अब आप लोगों को जब पता चला है तो वी आर द वन हु आर योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इज़ ऑल्सो यंग पर्सन और आपका लीडर जो है वो भी नौजवान होना चाहिए। तो हम ज़्यादातर तो हमें जो ऑन ग्राउंड यूथ ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है और उन्हीं से हम ज़्यादा अपील भी कितना कर रहे हैं। चैलेंजिंग है यहाँ की आवाम को कायल करना, पंजाब की आवाम को, पंजाब की यूथ को, कितना बड़ा टास्क लगता है आपको? इस वक्त इतना चैलेंजिंग नहीं था और मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो हकीकत पे मबनी ना हो। 9 मई के बाद उनको कन्विंस करना या उनको अपील करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि वो एक ओपन, अगर आप देखें आज एक सोशल मीडिया से लोग, बहुत बच्चे और नौजवान बहुत इंस्पायर होते हैं। एक मेजर गौरव आर्यान हैं इंडिया के, उन्होंने आज एक मैसेज दिया है जनरल आसिम मुनीर साहब को कि ये जो सारा 9 मई का वाक़या हुआ वो किसी सिविलियन का प्लान नहीं था। इसमें एक जिस तरह हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स बैठ के टारगेट प्लान करते हैं और इतने घंटे विदिन इतने मिनट्स में हम लोगों ने वो टारगेट्स अचीव करने हैं, तो उन्होंने ये बताया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक प्री प्लान्ड था जो कि आधे घंटे के अंदर पूरे मुल्क के अंदर 8 इंस्टॉलेशंस पे आपने हमला किया। तो वो बच्चे जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं या आवाम देखती है कि यार ये तो इस लेवल पे प्लान किया गया था, इट वाज काइंड ऑफ मिलिट्री कू, तो वो फिर एकदम टर्न ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम पीटीआई या जिसको भी वो सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो गया है। अच्छा, मजीद आसान इस तरह से भी हो सकता है अगर आप अवामी मसाइल को टारगेट कर लें जो इस टाइम अवाम की दुखती रग है। मुझे ये ऐसा लगता है क्योंकि बीइंग आम शहरी हमारे इस टाइम जो मसाइल हैं, अगर कोई वो हल करने के लिए जादू का चिराग लेके आ जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी फेवर तो कोई हो ही नहीं सकती। अवाम के मसाइल हैं महंगाई, अवाम के मसाइल हैं हस्पतालों के सहूलियात की फरहमी, अवाम के मसाइल हैं कि उनके लिए ये रोटी कपड़ा मकान जो है ये आसान हो जाए। ये कौन करेगा? देखिए, इस वक्त तो मैं ब्लेम शिफ्टिंग पे नहीं जाऊंगा या अपना जिम्मेदारी से बरा होने की कोशिश नहीं करूंगा ये क्या कि जी पंजाब में हुकूमत नहीं है ये वो, लेकिन मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, क्योंकि मैं भी यहाँ से जिस हल्के में आपका ऑफिस है यहीं से इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, तो हमने जो कुछ कर सकते हैं, मसलन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके लिए हम हज़ारों ख़वातीन को रजिस्टर कर रहे हैं। हमने वो डेस्क बनाया हुआ है, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, ख़ुद उनको लेके आ रहे हैं कि आप लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। उसके बाद कोई जो छोटे मोटे मसाइल हमारे एक्सेस में जो हम ऑफिशियल से करवा सकते हैं, मसलन यूटिलिटी स्टोर्स में हमारे 50% प्राइस पे मिल रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, तो यूटिलिटी स्टोर्स में अगर 100 तोड़े रोज़ आ रहे थे तो हम जोर लगवा के 400 तोड़ा मंगवा रहे हैं ताकि कम अज़ कम, तो मैं अपने माइक्रो लेवल पे तो कर सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल उस वक्त तक हम लोग चीज़ें तब्दील नहीं कर सकते जब तक आपके पास मशीनरी ना हो। और सिंध गवर्नमेंट आप देख सकते हैं वहाँ पे हम हेल्थ की पाकिस्तान की बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, और उसके बाद आप ख़वातीन की ट्रांसपोर्टेशन और यू नेम इट, वी आर डूइंग वट एवर इज़ पॉसिबल इन आवर कैपेसिटी। तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में हम हुकूमत बनाएंगे, इसी साल बनाएंगे, अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं, और फिर अगर हम हुकूमत में हुए तो आप मुझे बैठ के ग्रिल कर सकती हैं कि जी मैं आपको गुड लक इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि जो ओवरऑल एक तस्वीर आप बता रहे हैं कि ये सब कुछ हो जाएगा, अगर ये सब कुछ हो जाए तो पंजाब के अवाम को और क्या चाहिए। हमारा यहाँ पे बैठे हुए मकसद सिर्फ अवाम की परेशानियाँ हल करना, उनकी परेशानियाँ आप लोगों तक पहुँचाना और उनकी परेशानियों का हल है। उन लोगों को सलाम है जो ये काम कर देंगे, अवाम की मुश्किलात हल कर देंगे। हमें तो चाहिए भी ऐसे ही लीडर, ऐसी ही सियासी लीडरशिप जो कि अवाम के मसाइल का हल लेकर आए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी अपनी ज़िंदगियों में सुकून इसी से ही आएगा जब मुल्क खुशहाल होगा। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए आपका? जी, मैसेज ये होगा कि आप जो कोई आइडियोलॉजिकल जमातें जो हैं उनको आप फॉलो करें। अवाम और यूथ को भी मैं यही कहूँगा, क्योंकि अभी जो आपने 100 के करीब लीडरान एक गैर नज़रियाती जमात से भागते हुए देखे, उसकी वजह यह थी कि उनका नज़रिया कोई नहीं था और ओवरनाइट डिजर्शन हो गई और पार्टी ख़त्म हो गई। तो आप लोगों को के लिए, वो लोग जो पीटीआई में थे उनके लिए बहुत बड़ा धचका है कि उनकी जमात ख़त्म हो गई।
तो आप पीपल्स पार्टी को कंसिडर करें एज अ आइडियोलॉजिकल पार्टी। वी आर हेयर फॉर 50 ईयर्स। हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, हमने आपको वोट का हक भी दिया। हमने आज अगर कोई भी पॉलिटिक्स कर रहा है इस मुल्क में, सियासी जमातें हैं, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ट्राई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल्सो। और हम आपके साथ मैं पर्टिकुलरली पीटीआई की जो लोग हैं उनको ये अपील कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़े ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं लोग इस रीसेंट डेज़ में, वो पढ़े लिखे नौजवान, पढ़ी लिखी ख़वातीन, पढ़े लिखे लोग, जो कि जिनको कि एक ख्वाब दिखाया गया जो कि एक झूठ पर मबनी था, और वो ख्वाब अब टूट चुका है, और वो बड़े डिसहार्ट होके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का नाम भी लिया जाए कि ना लिया जाए। आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज स्टिल देयर एंड कम जॉइन अस एंड वी विल। सो ये था जी मैसेज आपका लाहौरियों के लिए, पंजाब की आवाम के लिए, और जो आप मुहिम लेके चल रहे हैं उसके लिए हम आपको गुड लक बोलना चाहेंगे। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ खुशहाली है, आवाम के मसाइल के हल हैं, आवाम के लिए सेहत की सहूलियात अच्छी हो जाएं, आवाम के मसाइल हल हो जाएं, आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पे हल होना शुरू हो जाएं। तो इंशाअल्लाह हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अल्टीमेटली हम हमेशा कहते हैं कि हमारी तरजीहात में आपकी सेहत रहती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, आपको पता भी होता है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तंबाकू नोशी इनमें से एक है। इस साल थीम क्या है वर्ल्ड टबैको डे के हवाले से? हमें तो वैसे ही कहा जाता है जी, आप एक लाइन हर जगह बढ़ता है, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। पता होने के बावजूद लोग जो है वो अंधाधुंध इसको जो है फॉलो करते जाते हैं। इसके नताइज क्या हैं और किस कदर बुरे नताइज आपको भुगतने पड़ते हैं, वो जो है आप सबके सामने भी होते हैं। इसके बावजूद आप इस पे देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं बॉदर ही नहीं करते हैं, और फिर इन दी एंड ये आपको लेके कहाँ जाता है इतनी बड़ी बीमारी की तरफ, जिसको हम अक्सर कहते हैं अगर आपको ना पता चले तो इसका इलाज भी मुमकिन एक स्टेज पे जाकर नहीं रहता है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आज के शो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों में शऊर बेदार करना, रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करना आपके साथ और उनको कम करना, सेहतमंद जिंदगी को यकीनी बनाना। हम बात करने वाले हैं जी तंबाकू नोशी के मुज़र असरात पर, और ये कौन कौन सी बड़ी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अदनान अमीर मौजूद हैं, कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड जनरल मेडिसिन, शौकत खानम हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, जगह जगह आपको लिखा नजर आता है, लोग अमल नहीं करते हैं इस पे। सो रोशनी डालिएगा बेसिकली किस कदर मुज़र है ये जो इस साल आप थीम लेके चल रहे हैं। बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद क्या होता है, इस थीम को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, तंबाकू का जो इस्तेमाल है वो एक इंतहाई संगीन मसला है जो कि इंसानी सेहत को लाहक है। ये तंबाकू जो है वो किसी भी सूरत में उसका इस्तेमाल जो है वो इंसानी सेहत के लिए मुफीद साबित नहीं होता, और ये एक ऐसा एक लीडिंग कॉज है, प्रिवेंटेबल कॉज है डिजीज़, डिसेबिलिटी और डेथ की। और इसकी वजह से तकरीबन सालाना 80 लाख लोगों की अमवात जो हैं वो होती हैं। उसमें से जो 70 लाख लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं तंबाकू को, और 10 लाख लोग ऐसे हैं जो कि सेकंड हैंड स्मोक एक्सपोजर जो है जिनको होता है, तो उनकी अमवात भी इस वजह से होती हैं। तो ये देखा जाए तो इंसानी सेहत के लिए एक बहुत ही मुज़र चीज़ है। यानी ये पहले डिजीज की सूरत में आता है, फिर डिसेबिलिटी की सूरत में आता है, और फिर अल्टीमेटली डेथ की तरफ आपको ले जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इसके असरात सिर्फ और सिर्फ सेहत के ऊपर नहीं है, इसके असरात जो हैं आपकी समाजी ज़िंदगी, सोसाइटी, आप इसके असरात देखते हैं बिल्कुल माशी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर, हत्ता कि आपकी ज़िंदगी के हर एक शोबे को किसी न किसी हद तक ये मुतासर करती है। तो हमारी जो WHO की तरफ से ये एक सालाना हमारी कोशिशें तो होती हैं इसकी अगेंस्ट जो हैं हम अवेयरनेस लोगों में पैदा करते हैं, लेकिन एक दिन हमने साल में ये चूज़ किया 31 मई का, जिस दिन हम लोग नो टबैको डे जो है वो मनाते हैं। और उसके अंदर हम लोग की कोशिश ये होती है कि उन कोशिशों को और भी तेज़ किया जाए और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जाए, और जो हुकूमत होती है उसके अंदर भी उनको भी थोड़ा सा एक रिमाइंडर दिया जाए कि ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई जाएँ जिससे तंबाकू का इस्तेमाल जो है वो कम से कम हो।
और जैसे आपने बताया कि इसके काफ़ी असरात होते हैं इंसानी सेहत के ऊपर। आपने जैसे बताया कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है कि मोज़ी मर्ज़ है जो कि तंबाकू नोशी के साथ एक डायरेक्टली उसका लिंक होता है, और तकरीबन कोई 14 किस्म के डिफरेंट कैंसर्स होते हैं जो ये कॉज करता है। और सिर्फ कैंसर ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे अमराज होते हैं जो कि तंबाकू के इस्तेमाल के साथ इंसान को लाक हो जाते हैं, जिसमें फेफड़े की बीमारियाँ, जिसमें दिल के अमराज होते हैं, डायबिटीज़ होती है, शरियानों के मसले होते हैं। और अगर ख़वातीन में बात की जाए तो उसमें इनफर्टिलिटी के मसाइल होते हैं, या अगर कोई प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं वो अगर तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बच्चों की जो मुर्दा बच्चे की पैदाइश होती है या उसके अंदर पैदाइश या उसकी जो नशोनुमा है उसके अंदर मसले हो सकते हैं। तो इसका ये होता है कि हर एक आपके जिस्म के ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। बावजूद इसके लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आपको पता है चीज़ ज़हरे कातिल है, तो सोसाइटी में इसका इस्तेमाल भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। हर नौजवान जो है सिगरेट पीना तो उसने अपनी स्टाइल स्टेटमेंट बना ली है। सो हमने इस लेवल तक की कैंपेन आई थिंक शुरू करनी है कि लोगों को इसके नुकसानात बताने, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डैमेज किस तरह करता है ये बताने। सो आज के दिन कुछ ऐसी कैंपेन्स, ऐसे सेमिनार्स डिज़ाइन किए गए हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है। हमारे अपने प्लेटफॉर्म से शौकत खानम जो है, जैसे कि हमारी मिशन स्टेटमेंट भी है कि हम लोग ना सिर्फ जो कैंसर का तशखीस और उसका इलाज करते हैं, बल्कि हमारा एक मकसद ये भी है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि उनके अंदर तंबाकू नोशी एक आपकी ऐसी कॉज है जो कि कैंसर कॉज करता है, उसके अगेंस्ट लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होती है। हमारी मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा है। तो इसी दिन के हवाले से हम लोग जो हैं डिफरेंट स्कूलों में पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हमारे जो हैं वो होते हैं। उसके अलावा हमारे पैनल डिस्कशंस करते हैं, और उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग ये मैसेज जो है वो अपना पहुँचाएँ। आई मस्ट से कि सोशल मीडिया आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। आपके स्टूडेंट्स, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट अगर उनसे हो जाए स्कूल कॉलेजेस की सतह पर, जिस तरह से हमने अपने न्यूज़ सेगमेंट में भी डिस्कस किया कि मनशियात का इस्तेमाल हमारे तालीमी इदारों में बहुत आम होता जा रहा है। सो ये चीज़ें वक्त की अहम ज़रूरत हैं। आज के दिन ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से हमें बड़े लेवल पर करनी चाहिए ताकि इस पर काबू भी पाया जा सके। ये तंबाकू नोशी का इस्तेमाल जो है किस किस्म के कैंसर को कॉज करता है और उसके सिम्टम्स किस तरह से सामने आना शुरू होते हैं? जी, इसमें यह कि ये हमारी एक मिसकंसेप्शन है, जैसे कि ये सिर्फ फेफड़े का या आपकी जो गले का जो साउंड बॉक्स होता है उसका कैंसर होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तकरीबन 100 के करीब ऐसे केमिकल्स होते हैं सिगरेट के अंदर, जो हम जब स्मोक करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं और उससे हमारे खून के अंदर चले जाते हैं। तो वो सिर्फ ना सिर्फ आपके फेफड़े को अफेक्ट करता है, बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं उसके अंदर कैंसर जो है की वजह जो है वो बनता है, जिसमें आपके मुंह का कैंसर होता है, या आपके गले का कैंसर है, आपके साउंड बॉक्स हो गया, फेफड़े का कैंसर, मैदे का, खुराक की नाली जो आंतें हैं उसका, या बच्चादानी है। तो गर्ज़ ये कि ये जिस्म के ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है और उसकी कैंसर की वजह जो है ना वो बनती है। अच्छा, हम तंबाकू नोशी का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर सिगरेट का नाम लिया जाता है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लोग पान का इस्तेमाल बहुत करते हैं, गुटखे का इस्तेमाल बहुत करते हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो लोगों को ये लगता है कि ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाती। सो आप क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये बाकी चीज़ें भी क्या उसी कैटेगरी में आती हैं, उतना ही नुकसान पहुँचाती हैं? बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि ये बड़ी गलत किस्म की ब्रांडिंग की जाती है कि सिर्फ सिगरेट्स का जो धुआं है या उसको स्मोक करे तो उसी से सिर्फ कैंसर होता है। ये बिल्कुल गलत है। तंबाकू किसी भी सूरत में अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं कि जो कि आपका कैंसर कॉज करते हैं, और सिर्फ कैंसर नहीं बाकी बीमारियां भी कॉज करती हैं। और बड़ी कॉमन आपने जैसे बताया कि पान के साथ गुटखा और वो बाकी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, या हुक्का, या आजकल जैसे हमारे यंगर जनरेशन में एक ट्रेंड है कि शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, ई सिगरेट्स हो गई, तो उसके इस्तेमाल से भी आपकी कैंसर जो है वो कॉज होता है। और जो ई सिगरेट्स हैं उसमें कहा यह जाता है कि सिर्फ और सिर्फ निकोटीन मौजूद होती है लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, मुझे ये इस चीज़ पे रोशनी डाल दीजिएगा। लोगों को लगता है कि लेस हार्मफुल है ये जो ई सिगरेट वेव का इस्तेमाल आजकल नौजवान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लगता है कुछ सेफ भी है और लेस हार्मफुल है। क्या वाकई ही ऐसा है? ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी एक मुतबादिल नहीं है कि हम इसको सिगरेट स्मोकिंग की जगह वेपिंग को इस्तेमाल किया जाए। इसको एज अ ब्रिजिंग के तौर पे अगर आप सिगरेट तंबाकू नोशी को ख़त्म करना चाहते हैं
तो जब उसको ब्रिज के तौर पर उसको यूज़ किया जा सकता है कि मुकम्मल तौर पे जो तंबाकू इस्तेमाल ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके फेफड़े पर असर डालते हैं। उसके अंदर सोजिश हो गई या उसके अंदर स्कारिंग, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि ये वेपिंग ऐसी चीज़ है जो कि अब रिसेंटली कुछ ईयर्स में ही आना शुरू हुई है। तो उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो अभी तक हमारे सामने नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स अब आना शुरू हो गई हैं कि ये भी आपके फेफड़े के ऊपर गलत तौर पर असरअंदाज होता है। और दूसरा, इसके अंदर जो निकोटीन होता है वो एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है। अब तंबाकू नोशी के इस्तेमाल से जो कैंसर की इकसाम आपने हमें बताई, अगर ये हो जाए खुदा न खास्ता, तो ये क्या काबिल इलाज है? इसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि कैंसर की तशखीस जो है वो अर्ली मरहले पर की जाए। जितना जल्दी इसकी तशखीस होगी उतना ये इसका चांस है कि इसको मुकम्मल तौर पर इसका इलाज कर दिया जाए। लेकिन होता ये कि जो स्मोक करते हैं, स्मोकर्स होते हैं, उनको यूजुअली भी सिम्टम्स होते हैं जैसे खांसी का होना, बलगम का आना या सांस फूल जाना। तो ये सिम्टम्स वैसे भी होते हैं और कैंसर के सिम्टम्स भी तकरीबन इसी तरह के होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि खांसी की जो एक कैरेक्टर होता है वो बदल जाता है, उसमें खून आना शुरू हो जाता है या और इस तरह के चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंसर को अर्ली स्टेज के ऊपर अगर पकड़ लिया जाए तो फिर उसका इलाज जो है मुमकिन है अगर उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया जाए। हमारा आज के दिन की मुनासबत से तो मैसेज सबको यही है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो चीज़ें मुतासर करती हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें मैं कहूँगी कि रिस्क हैं, उनको तो हमने तर्क करना ही करना है। अब वो लोग जो कि आदी हैं मनशियात के, या कह लें सिगरेट पीने के आदी हैं, अब हमने उनको वापस लेके आना है। वापसी का रास्ता मुमकिन है क्या? इसको तर्क किया जा सकता है? बिल्कुल, तंबाकू नोशी को तर्क किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि तंबाकू नोशी को सिर्फ अपने तौर पर छोड़ा जाना उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपको एक आपकी इन्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए, आपकी फैमिली सपोर्ट हो, सोशल सपोर्ट होनी चाहिए, और उसके ज़रिए अगर कोशिश की जाए तो जो लोग अगर 5% लोग छोड़ सकते हैं तो वो तकरीबन तादाद बढ़ के 50% तक पहुंच जाती है अगर उसके साथ ये हेल्प भी साथ इंक्लूड कर दी जाए। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो ये कि समझा जाए कि सिगरेट को क्यों छोड़ा जा रहा है, तंबाकू नोशी की छोड़ने की वजह क्या है। साल से स्मोकिंग कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ये मुश्किल हो जाता है ना। सो उसके लिए किस तरह से हेल्प ली जा सकती है? इसमें मुख्तलिफ, जैसे मैंने बताया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग निकोटीन जैसे कि जो कि बहुत एडिक्टिव होता है उसकी रिप्लेसमेंट की ऑप्शंस भी होती हैं, जैसे पैचेस होते हैं, लोजेंजेस होते हैं, गम्स होती हैं। उसमें ये होता है कि निकोटीन की मकदार कम होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको स्टेप बाय स्टेप उसको छोड़ा जाता है। उसके अलावा कुछ और दवाइयाँ भी होती हैं कि जो इस्तेमाल की जा सकती हैं निकोटीन की रिप्लेसमेंट के तौर पे, और उससे मदद मिलती है कि लोग तंबाकू यानी ऑप्शन मौजूद है अगर आप चाह रहे हैं वापसी का रास्ता। सो इसके लिए आपको एकदम भी नहीं ये कहा जाता कि छोड़ दे, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक गाइड किया जाता है कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? आज वही मैसेज मैं दूंगा जो हमारे WHO की तरफ से कि वी नीड फूड नॉट टोबैको। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके ज़िंदगी के हर शोबे पर असरअंदाज होता है कि आपकी तंबाकू के लिए वो फसल को उगाना या उसके लिए सब्सिडी देना, वो आपको उसका कोई फ़ायदा लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि वही तंबाकू जो है वो आपकी आवाम की सेहत को जो है ख़राब करेगा, और वही पैसा जो आप टैक्सेस में आपको मिलेगा वो आपकी सेहत या उसके ऊपर इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम तंबाकू की जो फसल है या जो तंबाकू की ग्रोथ है उसको ख़त्म करें, और जो न्यूट्रिशनस फसलें हैं उनके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जाए कि उनकी पैदावार हो, उनको उगाया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है आपका आज के दिन के मुनासबत से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। यहाँ पे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, उन्हें वक्त दें, उन पर नज़र रखें, उनकी हरकत व सकनात पर नज़र रखें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको घर से बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। इसमें पेरेंट्स का रोल भी बहुत अहम होता है कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। सो इस चीज़ पे मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। व्हाट्सएप ने कुछ नए फीचर्स मुतारिफ कराए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। व्हाट्सएप ने एक बार फिर एक नया फीचर मुतारिफ कराया। कंपनी की जानिब से वीडियो शेयरिंग फीचर का आगाज़ कर दिया गया है, यानी अब आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। हर गुजरते वक्त के साथ व्हाट्सएप अपने फीचर्स में तब्दीली लेकर आ रहा है और सारिफीन इन जदीद तरीकों से भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने वीडियो कॉलिंग के दौरान स्क्रीन शेयरिंग का फीचर मुतारिफ कराया है। व्हाट्सएप की वेब बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ये फीचर फिलहाल बीटा विजन में दस्तयाब है। तमाम
सारिफीन इसकी दस्तयाबी आइंदा चंद हफ्तों या महीनों में आप तक ये फीचर पहुंच जाएगा। इससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे और आपके लिए अपने प्यारों से कनेक्शन मज़ीद आसान हो जाएगा। यानी आप वीडियो शेयरिंग कर सकेंगे। अगर आप कहीं शॉपिंग पे गई हैं तो अगर आपने किसी को कपड़े भी पसंद कराने हैं वो भी आप करा सकेंगे, यानी आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाएगी। इसके अलावा एक नया फीचर जो मुतारिफ कराया है व्हाट्सएप ने वो ये है कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक चैट को पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं सो वो भी मुमकिन हो सकेगा। सो ये नए फीचर्स जो हैं व्हाट्सएप के आपके लिए जहां पर फ़ायदेमंद होंगे, वहां पे मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है उसको अगर आप फ़ायदे तक ही महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्क्रीन शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपने स्मार्टफोन डिस्प्ले को मुकम्मल तौर पर दोस्तों के साथ शेयर कर सकेंगे। इससे आप भरपूर फ़ायदा भी उठा सकेंगे। सो अगेन मैं यही कहना चाहूँगी, अभी कुछ टाइम है, इन फीचर्स को आप अपडेट कर सकेंगे और आप इनसे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन हमेशा ये सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशंस हैं इनके फीचर्स को अपडेट किया जाता है इसलिए कि आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ हों। सो आप इसको आसानियों तक ही रखिए, इंजॉय कीजिए, खुद भी कीजिए, दूसरों को भी करने दीजिए, लेकिन इसके नुकसानात जो हैं वो भी साथ साथ होते हैं। एक बार फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे और अब बता देते हैं आपको आज के मौसम की सूरत हाल। अच्छा जी, फरीहा की तरफ चलेंगे और अभी जान लेते हैं बाहर का मौसम इस वक्त कैसा है। हवाएं भी चल रही हैं, बारिश के इम्कानात कितने हैं और कल मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि कल से खैर से जून के महीने का भी आगाज़ हो रहा है। सो गर्मी होगी या फिर जून का मौसम भी स्टार्ट जो है, हम जून को अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। फरीहा की तरफ जाते हैं। जी फरीहा, हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो गुज़िश्ता रात शहर भर में तेज़ जो है वो बारिश हुई, जिसके बाद आज सुबह सवेरे जो है वो शहर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका है। सूरज जो है वो बादलों की लपेट में आ गया और शहर भर में जो है वो 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। हवाएं चलने से शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। शहरियों का भी जो है वो मौसम इंजॉय करने का खूब दिल कर रहा है। जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि शहरी जो है कोई गर्मा गर्म चाय पी रहा है तो कोई गर्मा गर्म पराठे खा के शहर का मौसम जो है वो इंजॉय कर रहा है। गर्मी जो है आज ओवरऑल वैसे महसूस नहीं की जा रही और शहर भर में आज दिन भर मौसम इसी तरह रहेगा। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन की गई थी कि आज बारिश है, तो आज ओवरऑल शहर में जो है वो 80% बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं। 12 बजे में 40% बताए जा रहे हैं और शहर में वक्फे से 1 बजे के बाद जो है 80% बारिश के इम्कानात है और शहर का मौसम जो है वो इसी तरह खुशगवार रहेगा। और आज जो है हमें भी काफ़ी ज़्यादा, हम भी मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। गर्मी महसूस नहीं की जा रही। फील्ड में है तो शहरी भी जो है वो ऑफिस के बाद शहर के मौसम को ज़्यादा खूब इंजॉय करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन तेज ठंडी हवाएं चलने से ये इस तरह महसूस किया जा रहा है जैसे कि शहर का मौसम 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि शहर का आज कम से कम दर्जा। ठीक है फरीहा, बहुत शुक्रिया मौसम के बारे में बताने के लिए। इसी के साथ ही हमारी और आपकी मुलाकात होगी अब कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।